This is Sakshi Verma. Welcome back to my YouTube channel Easy Learning Concept. तो मैं आज आप लोग के साथ नया चैप्टर की शुरुआत करूँगी जिसका नाम क्या है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इससे प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग ने समझा कि फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, जो पीपल होती है वो सुप्रीम होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने जाना कि हमारे कौन से अधिकार है और कौन से ऐसे गाइडलाइंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर रखा है। तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि जो डेमोक्रेसी का मेन मतलब क्या होता है कि पीपल सुप्रीम होते हैं। तो पीपल अपना रोल डिसीजन मेकिंग में कैसे प्ले करते हैं वो हम लोग जानेंगे, कैसे प्ले करते हैं। तो थ्रू इलेक्शन, चुनाव के तहत वो अपना मत रखते हैं कि कौन उनके लिए सही रिप्रेजेंटेटिव है, कौन उनके सही नुमाइंदे जो उनकी बात जाके संसद में रखेगी, पार्लियामेंट में रखेगी। तो हम लोग किसके थ्रू समझेंगे ये सारे चीज, इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे कौन सा इलेक्शन सिस्टम है हमारे कंट्री में, ठीक है। राज्यसभा में कैसे मेंबर चुने जाते हैं, लोकसभा में मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होते हैं, फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या होती है, एंड लास्टली में जानेंगे हम लोग कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी से, यानी चुनाव और प्रजातंत्र, ठीक है। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि क्या डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के चल सकती है क्या? मेरा जवाब बिल्कुल ना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बाय पीपल, पीपल के द्वारा सरकार, है ना। और सुप्रीम पावर किसके पास होती है? पीपल के पास। अब जब इलेक्शन नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, तो पीपल अपना व्यू कैसे एक्सप्रेस करेगी कि भाई वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी पॉसिबल है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड द सुप्रीम पावर वेस्टेड टू द पीपल। सुप्रीम पावर पीपल लोग के पास है ना। इसलिए गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल बोला जाता है। जहाँ हर जगह पीपल का बात हो रहा है, वहां अगर इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो डेमोक्रेसी कहलाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो दो तरह की डेमोक्रेसी होते हैं, ठीक है ना। पहली कौन सी होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है। लेकिन फिर भी ये चैप्टर का मेन थीम ही क्या है? इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, तो डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिटीजन्स होती हैं, देश की नागरिक होती है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है डे टू डे, रोजमर्रा की जिंदगी में जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। कहे तो फॉर स्विट्जरलैंड का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, ठीक है। तो वहां होता क्या है कि कोई भी अगर बिल वगैरह पास होता है, वहां पे पीपल लोग से राय लिया जाता है कि भाई आप लोग इस बिल से सहमत हो कि नहीं। जब वहां की जनता स्वीकारेगी तभी वहां के सिस्टम में सारे लॉज आएंगे, एक्ट आएंगे, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। वहां पीपल का रोल सुप्रीम होता है ना। वहां पे डे टू डे कौन पार्टिसिपेट करते हैं? पीपल लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। लेकिन इतने बड़े कंट्री जैसे कि हमारे इंडिया में ले लीजिए, क्या ये पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कनेक्ट करवाएं? हर बिल के लिए लोगों को जमा कर ले कि भाई तुम लोग पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल देखा है तो बिल्कुल नहीं। या उस जगह के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है जहाँ पॉपुलेशन काफी कम है ना। कि स्विट्जरलैंड काफी कम पॉपुलेशन है वहां पे, और वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है, वहां दिखता है ऐसा, लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो हमारे इंडिया में, ठीक है ना। in this type of democracy, citizens choose their representative who in turn actively involved in decision making, governing and administering country, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डे टू डे डिसीजन मेकिंग में, जैसा कि हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? अपने एक नुमाइंदे चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो उनके बिहाफ में कंट्री के गवर्न करती है,
पीपल लोग गवर्न नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री टू होल्ड दैट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जिन मेथड से रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है वही इलेक्शन होता है ना, कि किस मेथड से चुनती है उस नुमाइंदे को, वही होता है इलेक्शन। ठीक है, तो आने वाले चैप्टर में हम लोग यही समझने वाले हैं। चैप्टर इसी के इर्द गिर्द है कि इलेक्शंस क्या होते हैं, कौन सा सिस्टम हमारे कंट्री में है, कौन सा सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, वही है। जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन का रोल जो होता है एक्टिव होता है, यहाँ पे क्या होता है इनएक्टिव। सिटीजन का रोल वही खत्म हो जाता है जब वो अपनी नुमाइंदगी को चुनती है और वो जो नुमाइंदे हैं वो उनकी आवाज जाके संसद में उठाते हैं, तो उनका रोल वहीं तक खत्म हो गया, वहीं तक सीमित है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिटीजन लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी। ठीक है ना, वहां पे भी जनता लोग डायरेक्टली अपने सरपंच को चुनती है। लेकिन अगर हम लोग वाइड वे में बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कन्वीनियंस के लिए बहुत सारे लेवल्स बना रखे हैं कि ताकि काम करने में सहूलियत हो। उसी तरह से कि डेमोक्रेसी में भी सहूलियत के हिसाब से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रखा है ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सारे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन हो गए, चाइना हो गई, क्यूबा हो गई। चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि हाँ भाई हम भी डेमोक्रेसी हैं, तो वहां भी इलेक्शन होता है, लेकिन बस वो क्या होता है, दिखावा होता है। ठीक है ना, वो रियल डेमोक्रेसी नहीं हुई। ठीक है, तो वहां भी चुनाव होते हैं, लेकिन वो क्या हो गई, रियल डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन नहीं होते हैं, वहां भी होते हैं। एग्जाम्पल में चाइना, क्यूबा वगैरह वगैरह, वहां पे होते हैं इलेक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्टेन बेसिक रूल लिखा है अबाउट इलेक्शन। ठीक है, जैसा कि हो गया कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए, कौन एलिजिबल है चुनाव लड़ने के लिए, कौन सुपरवाइज करेगा इलेक्शन, वोटर्स कैसे चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वोट्स कैसे काउंट होंगे, कैसे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो इस बात को समझ लिया हम लोग ने कि नॉट ऑल इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक, हर चुनाव प्रजातांत्रिक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन बस खाली प्रिटेंड करने के लिए भाई कि हम भी डेमोक्रेसी को धीरे धीरे अपना रहे हैं। ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड इलेक्शन, यहाँ पे कंट्री छूट चुका है। ठीक है ना, ठीक है, the constitution of democratic country lays down some basic rules about election। तो जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, इस सारे बातों के जवाब देती है कि भाई कौन चुनेगा, कौन से वोटर्स होंगे, कितने उनकी एज होगी, एज लिमिट क्या होगी, कौन कॉन्टेस्ट करेंगे, सारा जवाब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है ना। तो हम लोग समझेंगे कि इलेक्शन सिस्टम इंडिया की क्या है, चुनाव प्रणाली इंडिया की क्या चुनाव प्रणाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वोटिंग डे के दिन, अभी तो जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्या करते हैं कि चुनाव के दिन हुआ और जो अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनको चुनते हैं, बस वहीं तक उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये काम इतनी आसान नहीं होती है कि सिर्फ कैंडिडेट को चुनना ये यहाँ तक सीमित नहीं है, उसके आगे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, क्योंकि चुनने के बाद जो होता है क्या, जब हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं तो क्या सुनते हैं कि बीजेपी ने इतनी सीट जीती, कांग्रेस ने इतनी सीट जीती। ठीक है, तो वहाँ पे कैंडिडेट्स का बात नहीं होता, ओवरऑल क्या बात होता है, पार्टी कितनी सीट जीती है, और वही पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, है ना। तो क्या ये इतनी आसान प्रोसेस लगती है क्या, बिल्कुल नहीं, इसमें सर्टेन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात रखती है अबाउट द इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो हमारी कंट्री में जो नुमाइंदे चुने जाते हैं वो किस प्रोसेस से चुने जाते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। देखिए दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड दूसरी होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ठीक है,
अभी के लिए हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है। अब इसको एग्जाम्पल के तहत समझे, ठीक है। मान लीजिए कि हमारी एक क्लासरूम हो गया, ठीक है। जो बच्चा 90% सबसे ज़्यादा बच्चा नंबर लाया उसको फर्स्ट हो गया, तो क्या हो गया, क्लास में उसका क्या रैंक आया, नंबर 1, ठीक है। अभी कोई रेस हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो सबसे आगे चलेगा क्या होगा, वो डिक्लेयर एज अ विनर। तो इस प्रोसेस में भी वही होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम के तहत जो हमारे कंट्री में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो हमारी कंट्री की तो एरिया काफी बड़ी है ना, काफी ज्योग्राफिकल एरिया काफी बड़ी है। तो ये क्या पॉसिबल होगा कि एक ही लीडर पूरा कंट्री को संभाल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। तो इंटायर कंट्री डिवाइडेड इनटू व्हाट, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 543 क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया है। क्योंकि जो हमारी कंट्री की जो एरिया काफी बड़ी है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सहूलियत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया गया है, क्षेत्र बना दिया गया है, ठीक है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पटना की बात कर लूं, तो पटना साहिब है, पाटलिपुत्र है, तो वहां से एक एक नुमाइंदे चुने गए हैं जो हमारी बात वहां पे रखते हैं, है ना। तो एक है, ऐसा नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बिल्कुल नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक। Candidate who secures highest number of votes in that constituency declared elected, ठीक है। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स उनको मिलते हैं वो क्या कहे जाते हैं, विनर, वो जीत जाते हैं, वो इलेक्शन चुनाव वो जीत जाते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर इंसान चुनाव जीत जाते हैं, और उस कैंडिडेट को जरूरी नहीं कि वो मेजॉरिटी ही वोट्स उनको मिले, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे, अभी बस खाली जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। जो बुक में जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किया गया उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट, दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्लुरैलिटी सिस्टम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट जो चुनाव जीता है उसको ऐसा नहीं कि 50% उसको लोग चुनेंगे तभी वो आदमी जीत जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन इलेक्टोरल रेस कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ द अदर हु क्रॉसेस विनिंग पोस्ट फॉर द ऑल इज विनर। जो चुनाव में जो सबसे आगे होंगे, सबसे ज्यादा वोट उनको मिलेंगे तो क्या होंगे, इलेक्टेड हो जाएंगे, जो सबसे आगे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी सी डी, ये अलग अलग नुमाइंदे हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट, ये कैंडिडेट है ए बी सी डी, ये लोग कैंडिडेट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ए को क्या मिल गया, मान लीजिए 30% वोट मिल गया इनको, 20% इनको मिल गया, 21% इनको, और 29% डी को मिल गया, ठीक है। तो ए को कितना मिला, 30%, 20% मिला किसको, बी को, सी को मिला 21%, अब बाकी बचा कुछ, अब किसको मिला 29% डी को। तो सबसे ज्यादा कौन, सबसे आगे कौन चल रहा है, ए, तो ये क्या हो गया, विनर, ये क्या बन गया, विनर बन गया उस इलेक्शन का। अब बाकी बी सी डी का क्या हो गया, खत्म, वो जीता ही नहीं। सबसे आगे कौन निकल गया, ए, तो ए विनर। तो यही कह रहा है कि जो इलेक्टोरल रेस में चुनाव में सबसे जो आगे होगा, सबसे ज्यादा वोट जीतेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। ये बात हुई। तो इस बुक में एग्जाम्पल दिया गया है अबाउट 1984 जनरल इलेक्शन का बात किया गया है, जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही भारी बहुमत से चुनाव जीता था। कांग्रेस को पूरा मिला के 415 सीट मिले थे, ठीक है। लेकिन उसका वोट परसेंट कितना था, 48%, ठीक है। और जो बीजेपी थी उसको मात्र 2%, 2 सीट्स मिले थे, ठीक है। और आई थिंक 7% उनको, 7.4% को वोट परसेंटेज मिले थे। अब इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था 1984 में, अब आप लोग बोलोगे कि इतना सीट्स कैसे कोई पार्टी जीत सकती है। तो 31 अक्टूबर 1984 को
इंदिरा गांधी की जो हत्या होती है उनके 2 बॉडीगार्ड के द्वारा, तो काफी ज्यादा सेंटिमेंटल हो गई थी पब्लिक लोग। और उसके बाद राजीव गांधी जी को खड़ा किया गया था, इलेक्शन उनको एक लीडर बनाया गया था कांग्रेस का, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया था। तो उसी सेंटिमेंट में पीपल लोग ने कांग्रेस को भरपूर वोट दिया और 415 सीट कांग्रेस ने जीता। ठीक है, तो 415 सीट्स का मतलब क्या कि वो 80% ऑफ द सीट जीत गई। तो क्या 80% ऑफ द पॉपुलेशन की चाहत कांग्रेस पार्टी थी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, 48% जो जनता थी वो चाहती थी कि कांग्रेस जीते। मेजोरिटी भी यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि मेजोरिटी कितना होता है, 50% प्लस 1, ठीक है ना, या मेजोरिटी भी नहीं हो रहा है। तो ये सिस्टम में क्या होता है कि जो सबसे आगे कैंडिडेट होते हैं उसको विनर बन जाते हैं। लेकिन जो लोग, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सब एक ही कैंडिडेट के फेवर में वोट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मान लीजिए बीसीडी के फेवर में तो कुछ वोट्स गए होंगे, 20% गए, 21, 29, जो इन लोगों के वोट गए वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए। जो 30% हो गई क्या, वो विनर हो गई। उसको जरूरी भी नहीं कि इसको मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को वोट करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे आगे होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बात हुआ इसका। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बुक में दिया गया है कि इसका मतलब क्या ये हुआ कि 5 व्यक्ति में से हर 4 व्यक्ति ने कांग्रेस को वोट किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंट क्या था, 48%, जबकि सीरीज ने कितना जीता, 80%। क्योंकि क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। फॉर एग्जांपल पटना का ही ले लो, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जीता कौन, एक। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे एमपी बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि जो कैंडिडेट जो जीतते हैं तो उनका परसेंटेज गिना जाता है, और जो लोग हारते हैं तो उनके जो वोटर्स वोट किए होंगे तो उनके तो वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये तो खत्म हो गया, 29%, और कैंडिडेट तो सिर्फ 30% में जीत गया। ठीक है, तो ये सिस्टम कहता है। ठीक है, अब बात आती है किसके चुनाव के लिए होता है। ये बस एमपी जो मेंबर्स लोकसभा में बैठेगी और जो मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर में बैठेगी, जो कि विधानसभा में बैठेगी, है ना, तो उनके लिए इलेक्शन होता है, एमपीज एंड एमएलएस के लिए। ठीक है, स्टेट की बात, सेंट्रल की बात किया जाए, सेंट्रल, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आगे कौन सी सिस्टम्स है जो दूसरे कंट्री में प्रिवेल करती है। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।